Hello guys, I am Ricky and you are most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं मध्यकालीन भारत चल रहा है मेडावल इंडिया, और इसमें आज हम लोग देखेंगे मुगल शासन व्यवस्था को। इसके पहले मध्यकालीन भारत में हम लोगों ने औरंगजेब को देख चुका है, आज देखेंगे मुगल शासन व्यवस्था को। और मुगल शासन व्यवस्था की 3-4 वीडियो होगी। जैसे ये वीडियो हमने जो है इनके साथ जो मुगल शासन व्यवस्था हुई इसकी प्रशासनिक विभाजन पर है, प्रशासन के बारे में जो मंत्री जो मंत्रालय थे उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद एक वीडियो मैं भूमि पर बनाऊंगा, इसके बाद एक वीडियो मुगल व्यवस्था की जो है सिक्का पर बनेगी, और एक वीडियो मुगल शासन व्यवस्था की सेना प्रणाली पर बनेगी। तो इस प्रकार 4 वीडियो में हम इसको बनाएंगे। चूंकि छोटा छोटा वीडियो होगा और जानकारी क्लियर रहेगी तो आपको याद भी ज्यादा रहेगा, और मतलब तो याद रखने से है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मुगल शासन व्यवस्था में जो है अभी तक की जितना भी वंश आपने देखा होगा उसमें सबसे फेमस रहा मुगल वंश। और मुगल वंश में बहुत से शासक ऐसे रहे जिनकी निशानियां आज भी हम लोग देखते हैं। तो कोई भी जो शासन व्यवस्था स्थिर होती है या कोई भी शासन व्यवस्था जो कायम होती है किसी भी देश पर, किसी भी राष्ट्र में, तो उसकी कोई ना कोई प्रशासनिक व्यवस्था होती है जिसके तहत वह जो है चलती है। अगर प्रशासनिक व्यवस्था ना हो तो वह जो है ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती। और एक दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो भी वंश ज्यादा समय तक रहा है उसकी शासन व्यवस्था कहीं ना कहीं अच्छी रही है, प्रशासनिक व्यवस्था हर चीज जो है उसका बढ़िया रहा है। तो मुगल इतने दिनों तक टिका, इसकी भी जो है शासन व्यवस्था है, और उसको हम लोग पढ़ेंगे कि उनकी जो मूल शासन व्यवस्था थी, प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसमें क्या क्या कहाँ था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। है ना, प्रशासनिक विभाजन, है ना, प्रशासनिक विभाजन अर्थात मुगल साम्राज्य जो था उसको किस प्रकार बांटा गया था, प्रशासनिक विभाजन किस प्रकार था उसका। तो जैसे हम लोग अभी भी अपने देश में देखते हैं, हमारे देश की भी शासन प्रणाली है, शासन व्यवस्था है, प्रशासन व्यवस्था है, जिसके तहत कि हम लोग अच्छे से जीवन जीते हैं, और जो है शासन सत्ता अच्छे से किसी एक आदमी के लोकतंत्र में हम लोग एक आदमी के हाथ में सौंपते हैं, और वो जो है उस प्रकार वो जनपदों में ऐसे इस प्रकार से डिवाइड है अपने अपने में, ताकि जो है उसके अनुसार शासन व्यवस्था आसानी होती है और जो है देश अच्छे से अग्रसर होता है। तो अब जो है प्रशासनिक विभाजन जो है मुगल शासन व्यवस्था में किस प्रकार थी। तो सबसे पहले था सूबा, है ना, सूबा, जिसको आज भी हम लोग पढ़ते हैं। सूबा मतलब जो हुआ वो आपका स्टेट। सूबा, सरकार, परगना या महाल। परगना या महाल एक ही वर्ड है, एक ही चीज है। जिला या दस्तूर यह भी एक ही है, और एक है ग्राम, और सबसे नीचे है नागला। देखिए, बहुत सारा सूबा मिलकर एक राष्ट्र बनता है, और बहुत सारी सरकारें मिलकर एक सूबा बनती है, और बहुत सारा परगना मिलकर एक सरकार बनता है, और बहुत सारा जिला मिलकर के एक परगना बनता है, बहुत सारी ग्राम जो होता है गांव मिलकर के एक जिला बनता है, और ग्राम के अंतर्गत नागला आता है। अब देखिए यहां से एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ग्राम के बाद भी नागला, यह ग्राम के बाद नागला जो है कहीं आपको मिलेगा नहीं। लेकिन इस बात को समझिए, अगर आपसे प्रश्न आता है कि मुगल शासन व्यवस्था की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या थी, तो वह ग्राम मारेंगे, वह आंसर क्या होगा, हमारा ग्राम होगा। तो फिर अगर ग्राम होगा तो हमने नागला क्यों लिखा। यह जो नागला है यह ग्राम के अंतर्गत आता है, लेकिन सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई किसको मानी जाती है, ग्राम को। यह क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। ये नहीं कि सबसे लास्ट में नागला है तो नागला मार देना है, नहीं। ये नागला जो था, ये बहुत सारा नागला मिलकर एक ग्राम बनता था, छोटे छोटे भागों में विभाजित था। तो लेकिन अगर प्रशासन की दृष्टि से पूछा जाए कि मुगल शासन व्यवस्था में जो है प्रशासनिक विभाजन में सबसे छोटी इकाई क्या थी, तो वह ग्राम मारना है, ना कि नागला मारना है। तो नागला क्या है, यह है कि बहुत सारा नागला मिल करके, छोटा छोटा नागला मिलकर के एक ग्राम बनता था, बहुत सारा ग्राम मिलकर के एक जिला बनता था, और बहुत सारा जिला मिला करके एक परगना बनता था, बहुत सारा परगना बना के एक सरकार बनती थी, और सरकार से मिलकर के क्या बनता था, सूबा बनता था। तो यह प्रशासनिक विभाजन थी मुगल शासन व्यवस्था की। आगे देखते हैं। अब देखिए, इसी प्रशासनिक व्यवस्था में अब हर समय अलग अलग शासक रहे। मुगल में कभी अकबर रहा, कभी हुमायूं रहा, कभी बाबर रहा, कभी शाहजहां, कभी औरंगजेब रहा। तो शाहजहां के काल में एक चकला नामक जो है इकाई भी थी, एक प्रशासनिक इकाई चकला थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यह जो है आपका सरकार और परगना के बीच की इकाई थी। यह जो सरकार है और जो परगना है, इसके बीच में एक प्रशासनिक इकाई चकला जो है, यह शाहजहां के समय में था। तो चकला क्या थी, यह शाहजहां के समय में सरकार एवं परगना के मध्य की इकाई थी। देखिए, हम लोग जब इतिहास को पढ़ते हैं तो कुछ बातें जो महत्वपूर्ण है, मूल रूप से सूबा मतलब कि नागला मिलकर के ग्राम मिलकर के जिला मिलकर के परगना मिलकर के सरकार, और सरकार मिलकर के सूबा बनता है। यह तो हम लोगों ने देख लिया। लेकिन शाहजहां के काल में यह जो सरकार है और परगना है, इसके बीच में भी एक इकाई थी जिसका नाम क्या था, चकला। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि
सरकार और मुगल शासन व्यवस्था में शाहजहां के समय में सरकार और परगना के बीच की इकाई क्या थी? तो क्या मारना है? चकला। उसको क्या बोलते थे? चकला। अर्थात सूबा सरकार के बीच में चकला था, फिर परगना, फिर जिला, फिर ग्राम, फिर नागला। तो चकला शाहजहां के समय में सरकार एवं परगना के मध्य की इकाई थी। यह हो गई शासन व्यवस्था में शाहजहां के संदर्भ में जो उनके समय में क्या था। अब देखते हैं मंत्री परिषद, है ना, मंत्री परिषद। मुगल शासनकाल में मंत्री परिषद को विराजत क्या कहते थे? विराजत। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विजारत क्या थी? सॉरी, विजारत। यह जो मंत्री परिषद होती थी, है ना, प्रशासनिक व्यवस्था में जो मंत्री परिषद होती थी उसको क्या बोलते थे? विजारत। क्या बोलते थे? विजारत। तो मुगल शासन व्यवस्था में विजारत का अर्थ क्या होता था? मंत्री परिषद। मुगल शासन व्यवस्था में विजारत का अर्थ क्या होता था? मंत्री परिषद। और बाबर के समय में सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा था? वजीर पद। वजीर का अर्थ होता है प्रधान। यह एक फारसी लफ्ज है और जो है यह किसके? बाबर के समय में सबसे जो प्रधान पद था मुगल शासन व्यवस्था में, मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर थे और बाबर के समय में जो सबसे महत्वपूर्ण पद था वह कौन था? वजीर पद था, है ना, वजीर पद था। तो देखिए हर ज्यों हर साम्राज्य में ज्यों ज्यों शासक बढ़ते गए त्यों त्यों कुछ ना कुछ उसमें बदलाव होती रही, लेकिन एक स्केलेटन जो शासन व्यवस्था की मूल जो नींव थी वह तो वही रही, कुछ कुछ चेंजिंग। जैसे यहाँ देखिए आपने देखा चकला, शाहजहां में जो है सरकार और परगना के बीच में चकला नामक की भी इकाई होती थी। तो यह जो है थोड़ा मोड़ा कुछ चेंजिंग होता है। चलिए, सम्राट के बाद शासन कार्य को संचालित करने वाला अधिकारी कौन था? वकील था। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। सम्राट तो सबसे मूल हो गए, सबसे जो प्रशासनिक व्यवस्था वह तो सम्राट तो शासक ही हुआ, तो वह सबसे प्रधान हो गया सम्राट। उसके बाद अगर कोई पद था तो वह पद थी वकील की, है ना। सम्राट के बाद अगर कोई पद था जो महत्वपूर्ण था मुगल शासन व्यवस्था में तो वह कौन था? वकील। देखिए सम्राट के बाद शासन कार्य को संचालित करने वाला अधिकारी कौन था? वकील था। अब देखिए सबसे ऊपर हो गया सम्राट, उसके बाद, है ना, मुगल शासन व्यवस्था में सम्राट के बाद कोई पद था तो वह कौन सी थी? वकील का पद था। अगर हम बाबर के संदर्भ में बात करें, हुमायूं के संदर्भ में बात करें तो वहां तक वकील था। अकबर के समय में वकील था, लेकिन अकबर ने क्या किया? यह जो वकील था इसके पास ज्यादा उत्तरदायित्व थे, ज्यादा से ज्यादा था, इसलिए क्या किया? उन्होंने वकील के दायित्वों को 4 भाग में, वकील के कर्तव्यों को 4 भाग में डिवाइड किया। हमने कहा ना कि शासन व्यवस्था जो चलती है उसके साथ साथ कुछ कुछ शासक भी उसमें बदलाव लाते हैं। तो उसी प्रकार यह जो शासन के बाद सबसे प्रधान, शासक के बाद जो सबसे प्रधान पद था वकील, है ना, सबसे बड़ा अधिकारी वकील माना जाता था, है ना। सम्राट के बाद शासन कार्य को संचालित करने वाला सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था? वकील होता था शासक के बाद। लेकिन अकबर के समय में क्या हो गया? उस वकील को भी अकबर ने 4 कर्तव्यों से बांध दिया, अर्थात अलग अलग उसी में वकील में ही 4 अलग अलग पद को बना दिए। देखिए क्या है, वकील के कर्तव्य को अकबर ने 4 भागों में बांट दिया, है ना। वकील के कर्तव्य को अकबर ने 4 भागों में डिवाइड कर दिया। और वह 4 भाग कौन कौन था? एक था दीवान, दूसरा था मीर बख्शी, तीसरा था सद्र उस सद्र और चौथा था मीर शमन। मुगल शासन में बहुत पुराने समय से आ रहा था कि शासक के बाद जो सबसे प्रधान अधिकारी जो प्रशासन का था वह वकील था। लेकिन यह वकील बाबर के समय में रहा, हुमायूं के समय में रहा, लेकिन जब यह अकबर के काल में आया तो अकबर ने वकील को 4 कर्तव्यों से जोड़ दिया, अर्थात कि एक पद पे अब जो है अलग अलग 4 अधिकारी को नियुक्त किया। एक का नाम था दीवान, एक का नाम था मीर बख्शी, तीसरा था सद्र उस सद्र और चौथा था मीर समन। चौथा क्या था? मीर समन। अब 4 कर्तव्यों से वकील के कर्तव्यों को अकबर ने 4 भागों में डिवाइड किया। अब जो पहला भाग था दीवान, दूसरा मीर बख्शी, तीसरा सद्र उस सद्र और चौथा मीर समन, ये सारे कर्तव्य किसके थे? वकील में। अकबर के पहले जो है वकील ही सब था, लेकिन अकबर ने वकील के कर्तव्यों को 4 भाग में बांटा और दीवान, मीर बख्श, सद्र उस सद्र और मीर समन में बांटा। अब दीवान कौन होता था, है ना, दीवान कौन होता था? तो देखिए औरंगजेब के समय में 31 वर्ष तक, है ना, असद खान, यह एक था असद खान जो कि सबसे अधिक मुगल सल्तनत में सबसे अधिक समय तक दीवान रहा। असद खान यह 31 वर्ष तक दीवान रहा, दीवान के पद पर रहा। 31 वर्ष तक दीवान के पद पर कौन रहा? असद खान। मुगल सल्तनत में कोई भी ऐसा दीवान नहीं रहा जितने दिन तक कि असद खान जो औरंगजेब के काल में रहा। औरंगजेब के काल में एक अधिकारी हुआ असद खान जो दीवान थे और वह 31 वर्ष तक दीवान के पद पर कायम रहा। दूसरा है मीर बख्शी। मीर बख्शी कौन था? तो मीर बख्शी जो है
यह सरखत नामक पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को मासिक वेतन मिलता था। यह देखिए, यह चार वकील के ही चार कर्तव्य हैं। दीवान, दूसरा है मीर बख्शी। तो मीर बख्शी एक होता था सरखत है ना, सरखत नामक पत्र। जब तक कि सरखत नामक पत्र पर इस मीर बख्शी का सिग्नेचर नहीं होगा तब तक सेना को उसका मासिक वेतन नहीं मिल सकता है। तो आप समझ रहे हैं कि कितना बड़ा अधिकारी है। इस वकील के अंतर्गत यह जो पद है, मीर बख्शी जो कर्तव्य है, यह कितना बड़ा है कि जब तक इसका साइन नहीं होगा किसी भी सेना को, यह सरखत नामक एक पत्र होता था जिसमें सेना को उसकी मासिक वेतन दी जाती थी। तो उसके लिए सिग्नेचर कराने के लिए किसके पास आना पड़ता था? मीर बख्शी के पास। मीर बख्शी का साइन जब सरखत नामक पत्र पर होता था तो उसके बाद ही सेना को उसका मासिक वेतन दिया जाता था। तो यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा है सद्र उस शद्र। यह भी एक कर्तव्य है जो वकील के अंतर्गत था। इसमें क्या था, जब सद्र न्यायिक कार्य करता था तो इसको काजी कहते थे। यही सद्र उस शद्र जब है, यह जब न्याय का कार्य करता था, है ना, न्यायपालिका जो आज हम लोगों का है, यह न्याय का कार्य करता था तो इसको क्या बोलते थे? काजी। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या था कि जब शद्र उस सद्र न्यायिक कार्य करता था तो उसको क्या बोलते थे? काजी, है ना। आज भी आप जानते होंगे, मियां बीबी राजी तो खाक करेगा काजी। वही काजी हुआ जो न्यायिक कार्य के लिए जिम्मेदार था, या न्यायिक कार्य के लिए जिसको उस सद्र को ही कहा जाता था काजी। लगानहीन भूमि का निरीक्षण, है ना, उस सद्र करता था। लगानहीन भूमि का निरीक्षण, ऐसी भूमि जो लगानहीन है, जिससे कि कोई लगान नहीं आती है, तो लगानहीन भूमि का निरीक्षण कौन करता था? सद्र उस शद्र करता था। सद्र उस शद्र का दो काम, एक न्यायिक कार्य भी करता था, और जब सद्र उस शद्र न्यायिक कार्य करता था तो उसको क्या बोलते थे हम लोग? काजी बोलते थे। और जब सद्र उस शद्र अधिकारी यह लगानहीन भूमि का निरीक्षण भी करता था। कौन? तो सद्र उस शद्र करता था। अब चौथा है मीर समन। यह अधिकारी क्या होता था? मीर समन क्या होता था? तो मीर समन सम्राट के घरेलू विभाग का प्रधान था। मीर समन कौन था? सम्राट के घरेलू विभाग, घर के विभाग का प्रधान होता था। अर्थात सम्राट के घर में जो भी चीजें होगी, सम्राट के घर का जो विभाग होगा उसका प्रधान, घर के सारे विभागों का प्रधान कौन होता था? तो ये होता था मीर समन, है ना। सम्राट के घरेलू विभाग का प्रधान कौन होता था? मीर समन। तो यह आपने देखा, वकील के कर्तव्य को अकबर ने 4 भागों में बांटा था, उनका विवरण था ये। मुगल शासन व्यवस्था में यह जो है वकील के पद को 4 कर्तव्यों में बांटा गया, और उसमें क्या क्या अधिकारी थे? दीवान, मीर बख्शी, सद्र उस सद्र और मीर समन। इसको हम लोगों ने देखा। अब है कुछ और न्यायिक व्यवस्था में और भी चीजें होती है, जैसे गुप्तचर व्यवस्था की बात कर लें तो उसमें भी उस समय भी गुप्तचर था, और उसके लिए देखिए क्या नाम यूज किया गया है। उस समय भी कुछ ऐसे भी पद थे, जैसे आदमी दुष्चरित्र हो गया तो उसके लिए शासन कौन, उसके लिए क्या प्रावधान कौन तैयार करेगा? इन सभी बातों का, अगर कोई दुष्चरित्र हो जाता है या फिर मान लीजिए कोई जो वहां का शरीयत है उसके विरुद्ध कार्य करता है तो उसका प्रधान कौन होगा, उसका अधिकारी कौन होगा, उसको सजा कौन देगी, इस प्रकार की व्यवस्था भी थी मुगल शासन व्यवस्था में। तो दरोगा ए डाक चौकी, है ना, दरोगा ए डाक चौकी ये सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। दरोगा ए डाक चौकी ये क्या होता था? सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान। सूचना और गुप्तचर विभाग के प्रधान को मुगल शासन व्यवस्था में क्या कहा जाता था? दरोगा ए डाक चौकी। दरोगा ए डाक चौकी क्या बोलते थे? दरोगा ए डाक चौकी। ये क्या होता था? सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान कौन था? दरोगा ए डाक चौकी। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। दरोगा ए डाक चौकी, सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान। अब आगे है मुहतसिब। यह कौन सा अधिकारी था? मुहतसिब जो होता था यह शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वाले को रोकता था। यह एक अधिकारी था, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस दोनों को ध्यान रखिएगा, है ना। कौन सा? मुहतसिब कौन था? तो यह शरीयत के प्रतिकूल, जो शरीयत होती थी, जो कानून था उसके प्रतिकूल अगर कोई कार्य कर रहा है तो उसका अधिकारी कौन था? मुहतसिब। मुहतसिब जो है उसका ध्यान रखता था कि कौन जो है शरीयत के विरुद्ध कार्य कर रहा है। तो मुहतसिब शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वाले को रोकता था, वह पता करता था और उसको जो है शरीयत के अगेंस्ट में कोई कार्य करने के लिए नहीं देता था, उसके विरुद्ध कोई कार्य करने के लिए नहीं देता था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मुगल शासन व्यवस्था में, है ना, मुहतसिब कौन था? तो क्या मानना है? शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वाले को रोकने का जो अधिकारी होता था वह मुहतसिब होता था। और आम जनता को दुष्चरित्रता
आम जनता को दुष्चरित्रता से बचाने का कार्य करता था। मतलब आम जनता दुष्चरित्र ना हो जाए, अर्थात उसका चरित्र जो है गिर ना जाए, इसलिए वह उस दुष्चरित्रता को रोकने के लिए जो एक अधिकारी था उसको क्या बोलते थे? मुहतसिब। क्या बोलते थे? मुहतसिब। आज भी आप देखिएगा बड़े बुजुर्गों के मुंह से कभी कभी निकलता है, जब आप कोई ज्ञान की बात कीजिएगा कि मतलब तुम क्या मुहतसिब बन गए हो? तो मुहतसिब बन गए हो मतलब क्या? यह जो है आम जनता को दुष्चरित्रता से बचाने का अधिकारी था मुहतसिब। तो हमको लगता है दरोगा या डाक चौकी भी आपने समझ गया, मुहतसिब भी जो शरीयत के प्रतिकूल कार्य करता उसको रोकता था और आम जनता को दुष्चरित्रता से बचाने का कार्य करता था। तो इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी हम यहीं पर एंड करते हैं। मुगल शासन व्यवस्था की अगली वीडियो जाएगी, उसमें हम लोग मुगल शासन व्यवस्था में भूमि का प्रकार और भूमि को किस प्रकार डिवाइड किया गया था इसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।